हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज़ जो फ्रेम किए गए हैं 27 और 28 जुलाई करंट अफेयर से। दोस्तों अभी हमारे पास कुछ बैकलॉग पड़ा हुआ है 29, 30 और 1 अगस्त का पड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले कुछ दिनों में। दोस्तों हमारा जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ है जो पहले केवल इंग्लिश में था, वो अब हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में भी अवेलेबल करा दिया है। यहाँ पर आपको 40 टेस्ट मिलेंगे, ये फुल लेंथ टेस्ट होंगे, मतलब इसमें हर पेपर में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे आपको। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने सवालों की तरफ। अब पहला सवाल कह रहा है कि द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसका पर्पस क्या है? इट विल कर्ब द इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड, इट विल पुट टू प्रोडक्टिव यूज ऑफ आइडियल गोल्ड होल्डिंग्स, बोथ ए एंड बी, नाइदर आर करेक्ट। दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए। ये जो दोस्तों जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, इसकी सहायता से हम लोग जो गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं उसको हम लोग, वो जो इंपोर्ट का जो अमाउंट है उसको हम कम कर पाएंगे। देखिए सरकार ने 3 स्कीम्स लॉन्च की थी। पहला था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, दूसरा था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और तीसरा था इंडियन गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो लोग करते क्या है दोस्तों कि लोग अपने पैसे को निवेश करते हैं बॉन्ड्स में, वो अपने पैसे को निवेश करते हैं गोल्ड्स में। चूँकि अभी हमारे यहाँ कुछ में पहले हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन था वो हाई था, इसलिए जो रियल इंटरेस्ट रेट है दोस्तों ध्यान दीजिए, जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है वो होता है 2 तरह का, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, दूसरा होता है रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि एसबीआई आपसे कहती है कि हम आपको आपका जो सेविंग अकाउंट है उस पर हम 4% ब्याज देंगे। ध्यान दीजिए उन्होंने अभी हाल में ही इस ब्याज को 4% से घटा करके 3.5% कर दिया है अगर आपका डिपॉजिट 1 करोड़ रुपए से कम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सेविंग अकाउंट है दोस्तों उस पर आपको केवल अब 3.5% ब्याज ही मिलेगा। मान लेते हैं कि अभी जो इन्फ्लेशन है वो है 2.2%। ठीक है, आपको जो रेट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 3.5%। तो दोस्तों आपका ये जो 3.5% है वो क्या है? ये आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है जो आपको मिल रहा है। आपका रियल इंटरेस्ट रेट क्या है? अगर आप इस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देंगे, ध्यान दीजिए, अगर आप नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? रियल इंटरेस्ट रेट, मतलब कि जो वास्तविक इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, वो आपको कैसे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो नॉमिनल है वो क्या है? नॉमिनल है 3.5%, इन्फ्लेशन कितना है? 2.2%। तो आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट हो गया वो कितना हो गया? 5 - 2 हो गया 3 और 3 - 2 हो गया 1, मतलब कि आपको 1.3% का आपको रियल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो जब इन्फ्लेशन हाई होगा तो क्या होगा दोस्तों? अभी तो 2.2 है, मगर जब इन्फ्लेशन 7.5% हो रहा होता था तो क्या होता था? सोचिए कि 3.5% था नॉमिनल और जो इन्फ्लेशन था वो था 7.5%। तो क्या हुआ? जो रियल इंटरेस्ट रेट था वो चला गया आपका नेगेटिव में 4%, मतलब कि दोस्तों आपकी जो परचेजिंग पावर है वो घट रही थी। इसी कारण से लोग करते क्या हैं कि वो अपना पैसा बैंकों में डालने के बजाय वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड की जो रेट होती है बढ़ती रहती है। तो चूंकि ये गोल्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? जो सरकार है, जो हमारे जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं, जो सुनार वगैरह, जो भी लोग गोल्ड बेचते हैं, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार बेचते हैं, वो क्या करेंगे? वो सोना इंपोर्ट करेंगे बाहर की कंट्री से। अब चूंकि गोल्ड इंपोर्ट होगा हमारे यहाँ तो क्या होगा दोस्तों? हमारा पैसा जाएगा बाहर, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारे फेवर में नहीं रहेगा, हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट तो है ही कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा बात ये दोस्तों कि हमारा जो करेंट अकाउंट डिफिसिट है वो हमारा और ख़राब होगा। इसीलिए हम लोग चाहते क्या है कि हम जो गोल्ड है उसका इंपोर्ट हम कम कर दें ताकि हमारा जो करेंट अकाउंट डिफिसिट है वो हमारे फेवर में बने, मतलब कि और अच्छा हो। तो इसका आंसर क्या दोस्तों? इसका आंसर है ए। दिस स्कीम विल हेल्प कर्ब द इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड। क्यों? क्योंकि जिन जिन लोगों को सोना खरीदना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सोने के बजाय ये जो गोल्ड बॉन्ड है दोस्तों वो उसको खरीद लेंगे, मतलब कि हमें सोना इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो फ़ायदा आपको सोने पर मिलेगा, आपको वही फ़ायदा आपको इस बॉन्ड को खरीदने से मिलेगा।
ठीक है। तो कम से कम अब वो लोग तो इंपोर्ट नहीं ही करेंगे ना जो कि सोना खरीदते थे केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। अगला सवाल है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स टारगेट्स टू रिड्यूस द इंपोर्ट फॉर गोल्ड? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इंडियन गोल्ड कॉइन स्कीम। दोस्तों हमने आपको अभी बताया कि सरकार ने 3 स्कीम्स लॉन्च की थी। ये 3 स्कीम है जिनका पर्पस है गोल्ड के इंपोर्ट को रिड्यूस करना। मेरा आंसर है 1, 2 एंड 3। दोस्तों ये जो 3 स्कीम्स हैं उस पर आपसे अलग अलग तरीके से अलग सवाल पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सवाल देखिए, व्हाट आर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट्स सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम? आपको दिए गए हैं 3 पर्पस, आपको पहचानना है कि कौन कौन सा पर्पस जो है वो सही है। द पर्पस इज टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विथ इंडियन हाउस होल्ड्स इन टू इकोनॉमी, टू प्रमोट FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर, टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स। अभी मैंने बताया कि हमारा मकसद है गोल्ड के इंपोर्ट को कम करना, तो मेरा जो थर्ड है वो तो सही है ही। दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिए कि जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है इसके अंतर्गत हम कर क्या रहे हैं कि जो हमारे जो घर परिवार हैं भारत में उनके यहाँ काफ़ी सारा जो सोना होता है वो आइडल पड़ा होता है, मतलब कि वो ऐसे ही जो तिजोरी वहाँ पड़ा होता है। हम चाहते ये हैं कि जो फैमिली के पास जो गोल्ड है वो इंडियन इकोनॉमी में आए, ठीक है, ताकि हमें बाहर से गोल्ड इंपोर्ट करना ना पड़े, जो घर में सोना पड़ा हुआ है उसको ही हम इस्तेमाल कर पाएँ। तो द पर्पज इज ऑल्सो टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विथ हाउस होल्ड इन टू द इकोनॉमी। मेरा फर्स्ट सही दोस्तों। इन स्कीम्स का पर्पस गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर में FDI को लाना नहीं है, ठीक है। तो मेरा सेकंड है जो नहीं है आंसर, मेरा आंसर है 1 एंड 3 ओनली, C इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों फ्रेम किया गया है PIB से, इसमें दिया गया है आपको क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से। सवाल कह रहा है कि अटापति, चुगनी, दस्तर एंड जापी ये सभी क्या हैं? दीज आर पेंटिंग स्टाइल्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, these are methods of shipbuilding in early medieval India, these are traditional headgears of India जो कि हम लोग पहनते हैं सर पे, sculptural styles of मुगल इंडिया। दोस्तों ये जो अटापति है, चुगनी है, दस्तर है और जापी है वो सब क्या हैं? वो हेड गियर्स हैं, वो सब हम लोग सर पे पहनते हैं। मेरा आंसर है क्या? C। देखिए जो अशोक था वो पहना करता था अटापटी टर्बन, ठीक है, टर्बन जानते हैं, पगड़ी, समझ रहे हैं। और जो दूसरे मुगल रूलर थे जैसे कि बहादुर शाह जफर था, उनका था चुगनी और चौगोशिया कैप्स, ठीक है। तो इसे क्या दोस्तों ये सब आपके हेड गियर्स हैं। मेरा आंसर है क्या? C। हमने फ्रेम किया दोस्तों इसको PIB से। सवाल क्यों फ्रेम किया गया? क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन म्यूज़ियम है वहाँ पर इसकी जो एक प्रदर्शनी हुई थी, इसमें देखा गया था वहाँ पर सारे जो कैप्स हैं, जो हेड गियर्स हैं उसके बारे में। देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर आपके 2 पड़े हुए हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि यहाँ पर दिए गए हैं आपके पास इनिशिएटिव और दूसरा दिया गया है आपको कानून, और वो किस मंत्रालय संबंधित है आपको ये बताया गया है। शी बॉक्स ऑनलाइन पोर्टल, आरंभ मोबाइल एप्लीकेशन, एडमिरल्टी बिल 2017, और जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब कि MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। दोस्तों इनमें से कौन सा सही मैच है आपको ये बताना है। तो दोस्तों इनमें से जो पहला है केवल वही सही मैच है। मेरा पहला सही है, मेरा सेकंड और थर्ड गलत है। मेरा आंसर है क्या? A, 1 ओनली। अब दोस्तों यहाँ पर हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं 3, कौन कौन सा? सी बॉक्स, आरएम मोबाइल एप्लीकेशन और एडमिरल्टी बिल। हम लोग तीनों को अब गहराई से समझेंगे। पहला देख लेते हैं सी बॉक्स के बारे में। यहाँ पर दिया गया आपको सवाल कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सी बॉक्स पोर्टल, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों ये बात सही है, ये महिला मंत्रालय द्वारा बनाया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। मेरा पहला सही है। इट इज़ एन ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ दोस्तों ये बात भी सही है। इसको टाइटल रखा गया है सी बॉक्स सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। मेरा सेकंड सही है। इट कैन बी यूज्ड फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स। इस पोर्टल के सहारे आपका जो वर्क प्लेस है जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर अगर आपको हरास किया गया दोस्तों तो उसके आप यहाँ पर कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। मेरा थर्ड सही है दोस्तों। पूछ रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपसे सही क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, सही कौन सा ये नहीं पूछ रहा। कई लोग जोश में आ जाएंगे और फटाक से मार देंगे डी।
ये गलत है। पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका आंसर होगा ई, नन ऑफ द एबव आर इनकरेक्ट बिकॉज ऑल आर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, जो ये जो सी बॉक्स है, जो पोर्टल है, उसको डेवलप किया गया है टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। आपसे अगर पूछा जाए अभी जो मेन सिस्टम होने वाला है उसमें कि ये जो बिल है सेक्सुअल हरासमेंट बिल 2013, इसको सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, इसमें से एक ऑप्शन क्या होगा, आपका एक पॉइंट आ जाएगा कि हमने सी बॉक्स पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आरंभ मोबाइल ऐप पर, चूंकि नाम से दिख रहा है कि ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इट एम्स टू यूज GIS बेस्ड मैपिंग फॉर मेकिंग रोड इन्वेंटरीज, कंडीशन सर्वेज एंड प्रोड्यूसिंग कॉस्ट एस्टिमेट्स। दोस्तों जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसका एस्टिमेट कितना होगा उसको हम निकालेंगे, एंड अदर रेलेवेंट डाटा फॉर प्रिपरेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एनुअल रोड मेंटेनेंस प्लान। ध्यान दीजिए कि अगर आपसे पूछे कि ये जो आरंभ मोबाइल ऐप है वो कैसे संबंधित है, वो संबंधित है रोड के मेंटेनेंस से। मेरा पहला सही है। इसका जो इस्तेमाल होगा, इट वुड ग्रेटली इन्हांस सर्विस डिलीवरी for state level institutions in planning and implementing performance based रूरल रोड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं उसमें जो कॉस्ट होता है कि इसको मैनेज करने का, इसको मेंटेन करने का जो रोड है उसका कितना कॉस्ट होगा, उसको हम लोग इससे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इससे हम लोग उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। जो सर्विस होगा दोस्तों वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, इससे फास्ट काम होगा। मेरा सेकंड सही है, मेरा आंसर है सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एडमिरल्टी बिल पर, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जजमेंट है वो करेक्ट है। देखिए, द बिल एम्स टू कन्फर एडमिरल्टी जुरिसडिक्शन ऑन ऑल हाई कोर्ट्स ऑफ द कोस्टल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। दोस्तों ये जो, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर हमने नाम में इस्तेमाल किया है एडमिरल्टी जुरिसडिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम क्लेम्स बिल 2017। यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है एडमिरल्टी, ये एक एडमिरल्टी बिल है दोस्तों। ये अच्छा ये बताइए कि ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों ये जो एडमिरल्टी लॉज होते हैं, जो कानून होते हैं, वो क्या करते हैं, दीज लॉ डील्स विथ केसेस ऑफ एक्सीडेंट्स इन नेविगेबल वाटर और इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू कॉमर्स। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैरीटाइम से रिलेटेड और उसमें कोई आपको कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उसको सॉल्व करेगा। कौन सॉल्व करेगा, इसका जो जुरिसडिक्शन दिया गया, किसे दिया गया है, ये दिया गया है हाई कोर्ट को इस बिल के अंतर्गत। तो आपसे सीधा क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ सकता है एग्जाम्स में कि ये जो बिल है वो किसे ये अधिकार देता है, हाई कोर्ट को देता है, लोकल कोर्ट को देता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को देता है। दोस्तों ये क्या है, इसका आंसर है हाई कोर्ट को देगा। मेरा पहले लाइन में दिख रहा है, मेरा आंसर है क्या, मेरा पहला सही है। इस बिल के अनुसार जो कोस्टल स्टेट्स होंगे, अब ये बताइए कि हमारे यहाँ भारत में कौन कौन से राज्य हैं जो कोस्टल स्टेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वेस्ट बंगाल है वो तो कोस्टल स्टेट से हैं ही, जो उड़ीसा है वो भी है ना। तो इनके अलावा और कौन कौन से राज्य हैं हमारे यहाँ जो कोस्टल स्टेट्स हैं। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप भारत का मैप देखिए और उसका नाम बताइए हमें। तो देखिए, जो हाई कोर्ट होंगे दे विल एक्सरसाइज एडमिरल्टी जुरिसडिक्शन ओवर मैरीटाइम क्लेम्स। कौन कौन से मैरीटाइम क्लेम्स, सच एज पेमेंट ऑफ वेजेस टू वुमेन, लॉस ऑफ लाइफ, स्लेवेजेस, mortgages, loss or damage, service and repairs, insurance, ownership and threat to damage to environment। ये सब जो क्लेम्स होंगे उसको कौन जज करेगा, वो जज करेगा हमारे हाई कोर्ट्स उन कोस्टल स्टेट्स के। मेरा सेकंड से दोस्तों मेरा आंसर है क्या, सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। दोस्तों जो बिल पास किया गया है इसका कई सारा पर्पज़ है। इसका पर्पज़ पहला ये है कि जो ऑब्सोलेट लॉज हैं, जो पुराने कबाड़ हुए लॉज हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिपील करेंगे और उसकी जगह जो सारे लॉज थे, फॉर एग्जांपल इस बिल के सहारे हम लोग 5 कानूनों को हम हटाएंगे और उनकी जगह केवल एक कानून लाएंगे। मतलब कि हम जो लॉज है उसको हम कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है, और एक हम यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं। अब ये बात है कौन कौन से 5 लॉ हटाएंगे हम लोग। ये लॉज होंगे एडमिरल्टी कोर्ट एक्ट 1840, 1861, कॉलोनियल कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी एक्ट 1890, 1891 एंड 1865। दोस्तों ये सब 5 लॉ है, इसको हम लोग हटाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ये जो बिल है इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसे दी गई है। ये दी गई है
पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ द शिप फेयरर्स को, मेरा पहला सही है। दिस बिल ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रॉन्गफुल एंड अनजस्टिफाइड अरेस्ट एंड हैज़ प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट। दोस्तों आपको याद होगा कि जो इटली के 2 नाविक थे वो केरला में गिरफ्तार हुए थे, उन पर आरोप था कि उन्होंने जो मछुआरे हैं उन पर उन्होंने गोली चलाई है, उनको मार गिराया है। तो दोस्तों इन सब केसों से निपटने के लिए ये बिल पास किया गया था। ध्यान दीजिएगा, वो जो पूरा इशू है उसको देख लीजिएगा आप। ध्यान दीजिए कि इस इशू के रिजॉल्व ना होने के कारण जो इटली है वो हमारा जो एंट्री है MTCR में उसको वो ब्लॉक कर रहा था। भारत ने जैसे ही इस इशू को रिजॉल्व करने की प्रतिबद्धता जताई इटली से, तो वैसे क्या किया इटली ने कहा कि ठीक है इंडिया अब अच्छे से स्टेप ले, हम आपका जो एंट्री है MTCR में उसको हम अनब्लॉक कर देंगे। ध्यान दीजिए MTCR में एंट्री के लिए हर मेंबर का कंसेंसस होना जरूरी है, मतलब कि अगर कोई मेंबर ब्लॉक कर देगा तो आप वहाँ पर एंट्री नहीं ले पाएंगे। ठीक जो सेम पर्पस है वो होता है हमारे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में NSG में, अगर एक भी मेंबर ने वीटो कर दिया तो इंडिया की एंट्री इसमें नहीं हो पाएगी। अब फिलहाल तो चाइना है वो रोक रहा है, और चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर के और जो दूसरे कंट्रीज है दोस्तों वो भी हमारे एंट्री को ब्लॉक कर रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट सही है, मेरा सेकंड सही है, मेरा आंसर है क्या C। दोस्तों MTCR के बारे में और जो NSGS के बारे में हम लोग जो क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे आगे, जब भी वो जो है इस दोनों न्यूज़ में आएंगे तब। दोस्तों अगला सवाल हमने फ्रेम किया है सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड। ध्यान दीजिए, अब से क्वेश्चन पूछता हूँ ये कि जो इंडियन पीनल कोड है इसको किसने कंपाइल किया था, इसको किसने बनाया था, आपको ये बताना है। तो ये जो सेक्शन 498A है ये किससे डील करता है? डाउरी के लिए हरासमेंट से, क्रिमिनल डिफेमेशन से, सेडिशन से, इंसाइटमेंट टू कम्युनल वायलेंस से। इसके साथ दोस्तों आप ये बताइए कि जो सेडिशन है वो कौन सा सेक्शन करता है, और जो डिफेमेशन है, ध्यान दीजिए ये सब जो सारे जो दोनों हैं डिफेमेशन और जो सेडिशन है वो दोनों अभी न्यूज़ में थे, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है आपके अभी मेंस में और अगले प्रीलिम्स में। तो दोस्तों ये जो 498A है ये डील करता है डाउरी हरासमेंट केसेस से। हाल में ही हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कहा है कि जो महिलाएं हैं, खास करके जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जिन्हें पता होता है अपने राइट्स के बारे में, वो करती क्या हैं कि ये जो सेक्शन है 498A उसका वो मिसयूज़ करती हैं। ठीक है, अपने प्रति के उनके जो पति हैं उनके प्रति। दोस्तों होता क्या है कि अगर कोई महिला 498A के अंतर्गत अगर कोई केस दर्ज करते तो क्या होता है, जो पुलिस होता है वो उसके पति को, उसका जो फैमिली होती है उसको तुरंत अरेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो जो महिलाएं हैं इसको एक वेपन की तरह इस्तेमाल करती हैं अपनी बात मनवाने के लिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने क्या किया उन्होंने ये कहा कि दोस्तों कि जो ज़्यादातर केसेज आते हैं इस प्रोविजन के अंतर्गत वो फेक होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब चूंकि ऐसे केसेस फेक है तो क्या करना होगा, हमको ऐसे केसेस को फिल्टर करना होगा ताकि जो कोर्ट है उसका समय बचे और जो पति हैं उनको हरास ना किया जा सके। तो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा ये कि हर डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान दीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो फैमिली वेलफेयर कमेटी होगी उसको बनाया जाएगा अंडर द एजिस ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा, NALSA। ठीक है, ये जो कमेटी होगी, जो फैमिली वेलफेयर कमेटी होगी, FWC होगी, वो करेगी क्या, जो केसेस होंगे दोस्तों वो उसको चेक करेंगे कि वो जेन्युइन है या नहीं। अगर जेन्युइन है तो उसको फिर बाद में देखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमने मेंशन किया है आपके लिए जो सेक्शन 498A है ऑफ IPC, उसके बारे में सब कुछ। तो इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। जो केसेस हैं वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर रुख क्या है, वुमेन्स वेर इंक्रीजिंगली यूजिंग द एंटी डाउरी लॉ टू हरास देयर इन लॉज, ये कारण था मेनली। तो यहाँ पर हमने कहा है कि ये जो इशू क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका यहाँ पर मत क्या है, उन्होंने क्या किया है वगैरह वगैरह, तो उसको देख लीजिएगा आप। दोस्तों अभी हमने मेंशन किया नालसा के बारे में। ध्यान दीजिए, जो फैमिली वेलफेयर कमेटी हो किसके में बनेगी, वो बनेगी नालसा के अंतर्गत। तो हम सवाल देख लेते हैं अब नालसा पर। पूछ रहा है कि नालसा के संबंध में कौन सा है जो ट्रू है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सही क्या, गलत है, ये संवैधानिक बॉडी नहीं है। मेरा पहला गलत हो गया, मैंने क्या किया, मैंने A, C और D को काट दिया, मेरा अपने आप आंसर आ गया B। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो नालसा है वो एक स्टैच्यूअरी बॉडी है। अगर ये स्टैच्यूअरी बॉडी है तो इसे किसी लॉ के द्वारा बनाया गया होगा ना, वो लॉ कौन सा है,
इसको बताइए आप। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो लॉ कौन सा है। इट्स मैंडेट इज टू सिक्योर फ्री लीगल सर्विसेज टू ऑल एलिजिबल पर्सन्स। मेरा सेकंड तो सही है ही। दोस्तों ये जो नालसा होता है, ये जो लोक अदालत हैं, ये उनको ऑर्गेनाइज कराता है। ध्यान दीजिए, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि जो लोक अदालत है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। क्या आंसर होगा दोस्तों? नालसा। मेरा थर्ड सही है। मेरा आंसर क्या दोस्तों? 2 और 3। यहाँ पर हमने डिस्कस किया है आर्टिकल 39A और आर्टिकल 14 और 22 का फर्स्ट क्लॉज के बारे में। कह रहा है कि जो 39A है वो provides for free legal aid to the poor and weaker sections of society and ensure justice for all। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो नालसा है वो किस लिए स्थापित किया गया है, तो आपको कहना है कि हम लोग आर्टिकल 39A को, 14 को और 22 का जो फर्स्ट क्लाउज है उसको, इन तीनों को हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने नालसा को कंस्टिट्यूट किया है, उसको बनाया है। मेरा पहला सही है, मेरा सेकंड सही है। मेरा आंसर क्या है दोस्तों? सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये हमने इंक्लूड किया है बस आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आखिर प्रोविजंस हैं क्या। और ये जो अगला सवाल है इसको मैंने बताया आपको कि जो नालसा है उसका फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन, इट प्रोवाइड्स फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू ऑल एलिजिबल पर्सन। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कहे कि ये तरबूज बेचता है तो क्या होगा? वो ऑप्शन गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये लीगल सर्विस को प्रोवाइड करता है। ठीक है। इट ऑल्सो ऑर्गेनाइज लोक अदालत, अभी मैंने बताया, मेरा पहला सही है, मेरा सेकंड सही है। इट ऑल्सो ऑर्गेनाइज लॉ अवेयरनेस कैंप्स इन रूरल एरिया, ताकि जो दोस्तों जो ग्रामीण जनता है उसको जो कानून होते हैं जानकारी नहीं होती, उनको केस कैसे फाइल करना है, केस कैसे लड़ना है, उनको केस लड़ने के लिए वकील की ज़रूरत है भी कि नहीं, क्या वो खुद लड़ सकते हैं, अगर पैसे नहीं है तो किन के द्वारा लड़ा जाए, ये सब बातें बताई जाएंगी किसके अंतर्गत? इसी लॉ जो अवेयरनेस कैंप्स है उसके अंतर्गत इसको ऑर्गेनाइज करेगा नालसा। मेरा थर्ड भी सही है दोस्तों। मेरा आंसर क्या है? 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो कैपिटल हिल है वो किसका मेटोनिम है, मतलब कि किसका उपनाम है? फेडरल गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस, फ्रेंच नेशनल असेंबली, ब्रिटिश गवर्नमेंट। दोस्तों हमारे जो कई सारे जो भवन हैं उनका अलग अलग नाम है। फॉर एग्जांपल जो व्हाइट हाउस है यूएस का, उसको हम बुलाते हैं ओवल ऑफिस के नाम से। हमारा जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है दोस्तों, उसको हम बुलाते हैं इंडिया के साउथ ब्लॉक का नाम से। दोस्तों जब आप पेपर पढ़ते होंगे तो आपको मिलेगा कि जो साउथ ब्लॉक है उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ये पॉलिसी फाइल बनाई वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है? ये सब मेटोनिम्स हैं, उनके अलग दूसरे नाम हैं। तो ये जो कैपिटल हिल दोस्तों किसका नाम है? ये नाम है जो यूएस का जो कांग्रेस है उसका। मेरा आंसर क्या है? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्टिसिपेंट इन द नेगोशिएशन ऑफ द RCEP। ध्यान दोस्तों कि ये जो RCEP है ये क्या है? ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नेगोशिएट करने के लिए बनाया गया है। इसी की तरह RCEP की तरह ही है एक ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप, ठीक है, जिसका फॉर्मल नाम है TTIP। ठीक है। एक और है हमारा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिससे जो यूएस बाहर निकल गया है। तो पूछ रहा है कि कौन सा कंट्री है जो RCEP का पार्ट नहीं है? चाइना, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी। दोस्तों ये जो RCEP है इसमें 16 कंट्रीज नेगोशिएट कर रहे हैं। इसमें चाइना है, साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड है, पापुआ न्यू गिनी नहीं है। मेरा आंसर क्या है? डी। अगला सवाल दोस्तों RCEP से ही है। पूछ रहा है कि RCEP इज द प्रपोज्ड मेगा रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ध्यान दीजिए ये एक रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं वो एक रीजन से बिलोंग करते हैं। जो आसियान है और उसके जो आजू बाजू के जो कंट्रीज हैं उसके मेंबर कंट्री हैं वो। अगर कोई एग्रीमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइन होता है तो क्या होता है? वो एक वर्ल्ड एग्रीमेंट होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो सारे कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर हैं वो सब इसके पार्टनर होंगे। तो जो RCEP क्या है? RCEP एक रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन 16 कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक। मेरा फर्स्ट सही है। मैंने आपको बताया था कि इसमें 16 कंट्रीज हैं। कौन कौन से लोग हैं इसमें? इंडिया है, चाइना है, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो 10 कंट्रीज हैं आसियान ब्लॉक के वो इसके मेंबर हैं। मेरा सेकंड सही दोस्तों। मेरा आंसर क्या है? सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब आपसे पूछेगा कि आसियान का कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है? कौन कौन से मेंबर हैं? आसियान में 10 कंट्रीज हैं मेंबर। कौन कौन से? ब्रुनेई, कंबोडिया,
इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। अब दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप एक मैप खोलेंगे, वर्ल्ड मैप, उसमें देखेंगे कि जो कौन कौन सी कंट्रीज़ का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, जो मलक्का स्ट्रेट है वो किससे होकर के पास करता है, सब देखिए आप मैप में, ठीक है। आपको देखिए, कई लोग कहते हैं कि आप डेली जो है आधा घंटा मैप देखिए, ऐसा करने से हमें ज़्यादा फायदा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। आपको करना क्या है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें मैप के होने की संभावना, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, इसमें आप वर्ल्ड मैप खोल सकते हैं, जो आशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं उसको आप लोकेट कर सकते हैं अपने मैप में, कौन से समुद्र हैं वहाँ पे, साउथ चाइना सी से कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं किस किस कंट्री के, वो सब आप देख सकते हैं। तो इस तरह अगर आप पढ़ेंगे, इस तरह अगर आप मैप देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, आपको लेक्चर कैसा लगा हम बताइए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।